हर दिन कई घंटे काम करते हैं। क्या आप कभी थकते नहीं हैं? इन सब इन सब चीज़ों के दौरान आपकी ताकत और धैर्य का स्रोत क्या है? मेरी जो ताकत है, वो मोदी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद तक की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूँ। और इसलिए मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूँ ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है वो। तो मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। देखिए, एक तो मैं ये नहीं मानता हूँ मैं ही काम करता हूँ। मैं मेरे आस-पास लोगों को देखता हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ ये मेरे से ज़्यादा काम करते हैं। मैं जब किसान का स्मरण करता हूँ, मुझे लगता है किसान कितनी मेहनत करता है। खुले आसमान के नीचे कितना पसीना बहाता है। मैं मेरे देश के जवान को देखता हूँ तो मुझे विचार आता है कि अरे कितने घंटे तक कोई बर्फ में, कोई रेगिस्तान में, कोई पानी में दिन-रात काम कर रहा है। मैं किसी मज़दूर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कितनी मेहनत कर रहा है। यानी मैं हमेशा सोचता हूँ कि हर परिवार में मेरी माताएँ-बहनें कितनी मेहनत करती हैं परिवार के सुख के लिए। सुबह सबसे पहले उठ जाएँ, रात को सबसे बाद में सो जाएँ और परिवार के हर व्यक्ति की केयर करें, सामाजिक जो रिश्ते-नातों का भी सँभाल लें। तो जैसे मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है अरे! लोग कितना काम करते हैं। मैं कैसे सो सकता हूँ? मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? तो मुझे स्वाभाविक मोटिवेशन मेरी आँख के सामने जो चीज़ें हैं, वही मुझे मोटिवेट करती रहती है। दूसरा, मेरी ज़िम्मेवारी मुझे दौड़ाती है। जो ज़िम्मेवारी देशवासियों ने मुझे दी है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं पद पर मौज-मस्ती करने के लिए नहीं आया। मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूँगा। हो सकता है मैं 2 काम ना ब कर पाऊँ, लेकिन मेरे प्रयास में कमी नहीं रहेगी कि हिंदुस्तान न आँख झुका के बात करेगा, न आँख उठा के बात करेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान आँख में आँख मिला के बात करेगा। तो मैं तो अब मैंने देश को ही देव मान लिया है और मैंने जनता जनार्दन को ही ईश्वर का रूप मान लिया है। तो एक पुजारी की तरह मैं जनता जनार्दन की सेवा करता रहूं, यही मेरा भाव रहा है। तो दूसरा, मैं जनता से कटता नहीं हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, उनके जैसा रहता हूँ। और मैं पब्लिकली कहता हूँ अगर आप 11 घंटे काम करोगे तो मैं 12 घंटा काम करूंगा। और मैं जब पहली बार व्हाइट हाउस गया तो राष्ट्रपति ट्रम्प, उन्होंने कहा होगा मोदी इज माय फ्रेंड, कन्वे माय रिगार्ड्स। नॉर्मली ये बहुत कम होता है। हुँ। यानी हम एक प्रकार से फिजिकली भले न मिले, लेकिन हमारे बीच का डायरेक्ट इनडायरेक्ट संवाद या निकटता या विश्वास, ये अटूट रहा है। उन्होंने कहा कि आप उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे और बेहतर मोलभाव करते हैं। ये बात उन्होंने हाल ही में आपकी यात्रा के दौरान कही। एक वार्ताकार के तौर पर आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? और आपके अनुसार उनके कहने का क्या मतलब था कि आप मोलभाव में अच्छे हैं? अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि उनका एक बड़प्पन है कि वो मेरे जैसे आयु में भी उनसे छोटा हूँ। वो मेरी सार्वजनिक रूप से तारीफ़ करते हैं, अलग-अलग विषय पे तारीफ़ करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मैं मेरे देश के हितों को ही सर्वोपरि मानता हूँ और इसलिए मैं भारत के हितों को लेकर के हर फ़ोरम में अपनी बात रखता हूँ। किसी का बुरा करने के लिए रखता नहीं हूँ, सकारात्मक रूप से रखता हूँ। तो किसी दोनों स्पीच किए, वो नीचे बैठ कर के मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ कर के सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूँ, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया, फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज़ ना हो, तो आइए हम ज़रा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं, इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। अब ये अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हज़ारों की भीड़ में अमेरिकन हाँ, राष्ट्रपति चल पड़े। एक पल का भी विलंब किए बिना वो मेरे साथ चल पड़े, भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा।
और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हज़ारों लोगों के बीच में। अब उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नज़र आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही ज़िंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूँ, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूँ, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। तीसरा, निर्णय करने में मेरा एक तराजू है, मेरा देश सबसे पहले। मैं जो कर रहा हूँ, मेरे देश का नुकसान तो नहीं हो रहा है। वो दूसरा, हमारे यहाँ महात्मा गांधी कहते थे कि भाई तुम्हें कोई निर्णय करते समय कोई उलझन हो, तो तुम किसी गरीब पे चेहरा देख लो, उनको याद करो और सोचो ये उसके काम आएगा क्या? तो आपका निर्णय सही होगा। मुझे वो मंत्र बहुत काम आता है कि भाई आप सामान्य मानवी को याद करो, क्या भाई मैं जो कर रहा हूँ उसको। दूसरी प्रक्रिया जहाँ तक है कि मैं बहुत ही वेल कनेक्टेड हूँ। मेरी सरकार में मेरे अफ़सरों को मेरे प्रति ईर्ष्या भी होती होगी और उनको तकलीफ भी होती होगी, और वो है मेरे इन्फॉर्मेशन चैनल बहुत है और बहुत लाइव है, और इसलिए मुझे चीज़ों की जानकारियाँ बहुत सारी मिल जाती हैं बहुत जगह से। तो मुझे कोई आकर के ब्रीफ करे, वही अकेली इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मेरे पास एक दूसरे पहलू भी होते हैं। तो मैं दूसरा मैं एक मेरे में एक विद्यार्थी भाव है। मान लीजिए कोई चीज़ नहीं आई, मुझे किसी अफ़सर ने कुछ बताया, तो मैं विद्यार्थी भाव से उसको पूछता हूँ, "भई अच्छा मुझे बताओ भई कैसे है? फिर क्या है? फिर कैसे है?" और कभी मेरे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन है तो मैं डेविल एडवोकेट बन करके उल्टे प्रश्न पूछता हूँ। उसको बहुत बारीकी से यानी एक प्रकार से मंथन करना पड़ता है। तो ऐसा करने से अमृत निकले, इस प्रकार की मेरी कोशिश रहती है। मैं बताता हूँ। दूसरा, मैं जब निर्णय लेता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, ये करने चाहिए, तो फिर मैं एक सहमना जो लोग हैं, मेरे विचारों को उनको शेयर करके हल्के-फुल्के शब्दों में मैं डालता हूँ। उनके भी रिएक्शन देखता हूँ कि निर्णय का क्या होगा। और मुझे फिर जब कन्विक्शन बन जाए कि हाँ, ये मैं सही कर रहा हूँ, तो एक पूरी प्रोसेस मेरी ये जो इतना बोलता हूँ इतना भी टाइम नहीं लगता है, मेरी स्पीड बहुत है। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, कोरोना के समय कैसे निर्णय लिए। अब मुझे नोबेल प्राइज़ विनर मिलते हैं, इकोनॉमी में भाँत-भाँत के मुझे उदाहरण देते थे। फलाने देश ने ये कर दिया, ढिकने देश ने, तुम भी करो, तुम भी करो। सब बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट बुला करके मेरा सर खपाते थे। पॉलिटिकल पार्टियाँ मुझे प्रेशर करती थी, इतना पैसा दे दो, इतना पैसा। मैं कुछ करता नहीं था, मैं सोचता था, मैं क्या करूँगा? और फिर मैंने मेरी अपनी मेरे देश की परिस्थिति के अनुसार कोई निर्णय किया। मैं गरीब को भूखा सोने नहीं दूँगा। मैं रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए सामाजिक तनाव पैदा नहीं होने दूँगा। ऐसे कुछ मेरे मन में भाव तय हुए। सब दुनिया तो लॉकडाउन में पड़ी थी। इकोनॉमी पूरी तरह दुनिया की बैठ चुकी थी। दुनिया मुझ पे प्रेशर करती थी कि खजाना खाली करो, नोटों छापो और नोटें देते रहो, इकोनॉमी कैसे करो? मैं उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता था। लेकिन अनुभव ये कहता है कि मैंने जिस रास्ते पर चला, एक्सपर्ट के ओपिनियन मैंने सुने थे, समझने का प्रयास भी किया था, विरोध भी नहीं किया था। लेकिन मैंने मेरे देश की परिस्थिति, मेरे अपने अनुभव, उन सबको मिला करके, मिश्रण करके जिन चीज़ों को डेवलप किया और जो व्यवस्थाएँ खड़ी की, उसके कारण दुनिया ने जो इन्फ्लेशन की मुसीबत झेली इमीडिएट आफ्टर कोविड, मेरे देश ने नहीं झेली। मेरा देश आज लगातार दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में तेज गति से प्रगति करने वाला है। उसका मूल कारण उस संकट के समय बड़े धैर्य के साथ, कोई दुनिया भर की थियरी को लागू करने के मोह में पड़े बिना, अखबार वालों को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा छपेगा, अच्छा नहीं छपेगा, आलोचना होगी, ये सारी चीज़ों से परे रह करके मैंने बेसिक फंडामेंटल पर फोकस करते हुए काम किया और मैं सफलता के साथ आगे बढ़ा। तो मेरी 21वीं सदी का एक बड़ा अनसुलझा प्रश्न है। हर साल आप परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहां आप सीधे युवा छात्रों के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस पर सलाह देते हैं। मैंने उनमें से कई कार्यक्रम देखे। आप सलाह देते हैं कि परीक्षाओं में कैसे सफल हों, तनाव को कैसे संभालें और बाकी चीज़ें भी। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि भारत में छात्रों को अपनी शिक्षा यात्रा में कौन-कौन सी परीक्षाएँ देनी होती हैं और ये इतनी तनावपूर्ण क्यों हैं? बाय एंड लार्ज समाज में एक विचित्र प्रकार की मानसिकता बन गई। स्कूलों में भी अपने सफलता के लिए उनको लगता है कि हमारे कितने बच्चे किस रैंक में आए। परिवार को भी माताड़ बन गया कि मेरा बच्चा इस रैंक में आया तो मेरा परिवार शिक्षा दीक्षा में समाज में अच्छी पोजीशन में है। तो एक ऐसी सोच में का परिणाम हो गया कि बच्चों पर प्रेशर बढ़ गया। बच्चों को भी लगने लग गया कि जीवन में ये 10th और 12th के एग्जाम ही सब कुछ है।
तो हमने उसमें बदलाव लाने की हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने काफ़ी कुछ बदलाव लाए हैं। लेकिन वो चीज़ें धरती पर उतरे तब तक मेरा दूसरा भी रहता है कि भई अगर उनके जीवन में कठिनाई है तो मेरा भी कोई कर्तव्य बनता है मैं उनसे बातें करूँ, उनको समझने का प्रयास करूँ। तो एक प्रकार से मैं जब परीक्षा पे चर्चा करता हूँ तो मुझे उन बच्चों से समझने को मिलता है, उनके माता-पिता की क्या मानसिकता है वो समझने को मिलती है, एजुकेशनल फील्ड के जो लोग हैं उनकी क्या मानसिकता है वो समझने को मिलती है। तो ये परीक्षा पे चर्चा उनका तो लाभ करती ही करती है, मेरा भी लाभ करती है। क्या आप अपनी मृत्यु पर विचार करते हैं? क्या आपको मौत से डर लगता है? मैं आपको एक सवाल पूछूँ? पूछिए। जन्म के बाद आप मुझे बताइए जीवन है, मृत्यु है, इसमें से सबसे निश्चित क्या है? मृत्यु। मृत्यु। अब मुझे बताइए, आपने मुझे सही जवाब दिया कि जन्म के साथ जो जन्म लेता है, वो मृत्यु है। जीवन तो पनपता है जी। जीवन और मृत्यु में मृत्यु ही निश्चित है, आपको पता है कि ये निश्चित है और जो निश्चित है उसका डर काहे का भाई?